हम लेके आ चुके हैं अपनी नई वीडियो। और मैंने जैसे आपको बोला था कि हम इसके अंदर स्टेबल, अनस्टेबल और कुछ न्यूमेरिकल स्टॉक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, लास्ट क्लास में मैंने टॉर्क के बारे में आपको थोड़ा आइडिया दिया था। तो टॉर्क का फॉर्मूला कुछ एट द एंड ये निकल के आया था, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, दैट इज पीई साइन थीटा एंड कैप, where P is the dipole moment and E is the uniform electric field and theta is the angle between P and E. So थोड़ा सा अगर आप रिकैप करके आएंगे तो आपको थोड़ा ये याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसके दो केसेस होते हैं जो केसेस हम टॉर्क के लिए पढ़ते हैं, और उनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स अगर बन जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आप उनको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। So case first is stable equilibrium and case second is unstable equilibrium. Usually आपको equilibrium से क्या पता चलता है? Equilibrium का क्या मतलब है? Equilibrium is basically जैसे अगर आप किसी भी चीज को देखो, अगर वो उसी स्टेट पर रखी हुई है, किसी भी स्टेट पर रखी हुई है, तो उसकी अगर वो स्टेट को एज इट इज रहे या वो अपनी स्टेट को एज इट इज मेंटेन करके रखे, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। हाँ, तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने डायपोल कैसे रख दिया, एंड इफ दिस इज द स्टेट ऑफ द डायपोल एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड अगर मैं थोड़ी देर बाद आके देखूं देन डायपोल वहीं रहना चाहिए, तो उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम तब बोल सकते हैं जब वो उसी स्टेट को मेंटेन करके रखे। बट आपको पता है कि जैसे अगर आप डायपोल को किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में रखेंगे यहाँ पर, तो इस पे एक टॉर्क लगेगी एंड दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ई। तो आपको पता है कि ये स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट तो नहीं हो सकती डायपोल की। तो हम ऐसे ही इसके अंदर देखेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे आपको अचीव करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर थीटा आपका जीरो हो जाए देन टॉर्क जीरो हो जाएगी। देख लीजिए आप यहाँ से कि अगर आपको टी को जीरो करना है देन आपको थीटा को जीरो कर देना है। थीटा जीरो होने से साइन जीरो हो जाएगा और साइन जीरो से कंप्लीट जीरो हो जाएगा। इसके जीरो होने से क्या होगा, इसके जीरो होने से आपको पता है कि टॉर्क जीरो हो जाएगी। टॉर्क की तो वो एक ऐसी चीज है जो उसको डायपोल को कैसे रोटेट करना चाहते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड्स कि आप इसे किस ओरिएंटेशन में रख रहे हो। तो मैंने एक लाइन लिखी है, टॉर्क ट्राइज टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर आप किसी भी डायपोल को कैसे भी रख रहे हो, एक शॉर्टकट लाइन में अगर आपको याद रखना है तो टॉर्क कैसे क्या काम करती है, तो वो मैंने आपके लिए लिख दिया है कि आपको अगर याद नहीं रहे, आपको डायरेक्शन निकालना भूल जाओ, तो आप क्या याद रखोगे, टॉर्क ट्राइज टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस कि अगर आप किसी भी ओरिएंटेशन में डायपोल को रखते हो तो डायपोल मतलब इधर उधर करने के बाद, घूमने के बाद एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में आएगा, जिस ओरिएंटेशन में डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगी। तो वो केस, ये केस है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हम डायपोल को ऐसे रख दें माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो आप यहाँ से देखो कि पी की डायरेक्शन तो ये है माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में। तो आपको पता है कि इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई। तो यहाँ से अगर मैं इस डायपोल पे टॉर्क निकालूं तो वो कैसे आएगी, वो आपकी जीरो आ जाएगी, बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पे अगर टॉर्क जीरो आ जाएगी तो मैं कह सकता हूँ कि अगर डायपोल को यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो डायपोल खुद से तो मूव नहीं करने वाला है, बिकॉज टॉर्क यहाँ पे जीरो है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन को थोड़ा सा मूव करा दूं खुद से बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन को मूव करा दूं से ऐसे कर दो ऐसे, तो क्या होगा, तो फिर इस पे टॉर्क लगने लग जाएगी, बिकॉज इन दैट केस और इन दैट सिचुएशन जो थीटा जीरो था वो जीरो नहीं होने वाला, कुछ एंगल ले लेगा। तो हम चेकआउट कर लेते हैं कि टॉर्क अब इस पॉइंट पर कैसे लगेगी उस पे। तो आप देखिए कि ये ऐसे हो जाएगा, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन में क्या आएगा, पी। आपको पता है कि डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो आपको पता है इस डायरेक्शन में आपका क्या आएगा, पी आ जाएगा। ये पी की डायरेक्शन है, ये ई की डायरेक्शन है। मैंने बताया था कि टॉर्क की डायरेक्शन के लिए आपको पी से ई घूमना पड़ता है अपनी राइट हैंड थंब रूल का यूज करके। तो पी से ई, तो पी से ई जब आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो ये जो फिंगर्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये जो डायपोल है किस तरीके से रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। और जो ये थंब है, ये थंब आपको बता रहा है टॉर्क की डायरेक्शन। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि देखो पी ऐसे जा रहा है और ई ऐसे जा रहा है, तो पी से ई मतलब आपका डायपोल ऐसे रोटेट करेगा, मींस आपका डायपोल ऐसे आ जाएगा वापस। तो आपको इससे एक चीज क्लैरिफाई हो गई है कि अगर मैंने डायपोल को इस ओरिएंटेशन से इस ओरिएंटेशन में लाके रख दिया, देन डायपोल खुद ब खुद इस ओरिएंटेशन में आ जाएगा ड्यू टू दैट टॉर्क जो उस पे लगेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियली ये जो स्टेट थी ना, ये स्टेट इक्विलिब्रियम में तो थी लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी, क्योंकि हमने जब इसकी ओरिएंटेशन को किसी और ओरिएंटेशन में लाके रखा, मतलब इसको इस स्टेट से इसको डिस्टर्ब किया बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, तो उसने अपनी उस स्टेट को दोबारा रीगेन किया।
दैट इज व्हाट स्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स। मैंने लिखा भी है कि बट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इट विल कम टू इट्स इनिशियल स्टेट व्हेन इट इज डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट। मतलब कि अगर हम किसी भी इनिशियल स्टेट में जो जिसमें वो इक्विलिब्रियम में था, अगर हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी स्टेट को डिस्टर्ब कर दें तो वो अपनी पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करेगा, वो अपनी उस स्टेट को रिगेन करने की कोशिश करेगा। दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड देख लेते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी एक तरीके से इक्विलिब्रियम है, मतलब वो उस पॉइंट पे रखा होगा तो वो वहां से मूव तो नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड टॉर्क इज इक्वल टू 0। मींस आप यहाँ पे फॉर्मूले में अगर sin 180 भी लगा देंगे देन sin 180 से भी तो आपको 0 मिल जाएगा। पता है आपको sin 180 भी 0 आता है, तो इससे आपका टॉर्क 0 आ जाएगी। तो टॉर्क 0 आने से तो इनिशियली देखो जैसे इस पोजीशन में रखा है, पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ पर है, देन इसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ पर है, तो डायपोल की डायरेक्शन किधर होगी, डायपोल मूवमेंट की P इधर और आपको पता है E इधर है, देन इट इज 180 डिग्री केस। ठीक है, तो 180 डिग्री केस के अंदर भी यहाँ पर टॉर्क 0 है, तो मतलब इनिशियली अगर आप इसे ऐसे रख के छोड़ देते हैं तो ये मूव तो नहीं करेगा, ये वहीं पे रुका रहेगा। लेकिन अगर आप इसे एक्सटर्नली किसी फोर्स से यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट करा दें, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे रोटेट करा दें, जैसे मान ली मैंने इसको ऐसे रोटेट करा दिया, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रोटेट कर दिया, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है या फिर अगर इसको मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कहना चाहता हूं तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ये अपनी स्टेट को रिगेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर ये अपनी स्टेट को रिगेन कर पाएगा देन वी कैन से दैट दिस इज आल्सो द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अदरवाइज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे चेक आउट कर लेते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव। आपको पता है यहाँ पर P की डायरेक्शन किधर होगी, -P से +P, -Q से +Q। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E। अब आपको पता है कि आपको P से E जाना है बिकॉज फॉर्मूले में P पहले आता है। तो अब यहाँ पे देखो P ये रहा और E ये रहा, तो आपको ये दिख रहा होगा कि आपका जो डायपोल है वो ऐसे मूव करेगा। मींस आपका डायपोल ऐसे रखा हुआ है तो आपका डायपोल ऐसे मूव करेगा। अब आपको पता है कि डायपोल को मैंने ऐसे शिफ्ट किया तो डायपोल खुद कैसे मूव करना चाहता है, ऐसे। तो इट इज नॉट गोइंग इन दैट स्टेट अगेन। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपनी वो रिगेन नहीं कर पा रहा है पोजीशन को। अगर वो अपनी पोजीशन को रिगेन ही नहीं कर पा रहा है तो फिर ये कैसा इक्विलिब्रियम माना जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम माना जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों केसेस यूजुअली पूछ लेते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक और चीज पूछ लेते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, एनी गेसेस। तो यहाँ पर आप चेक कर लो कि PE में ये वैल्यूज कांस्टेंट है, क्योंकि आपको पता है E is a constant value, it is a uniform electric field, and P composed of Q and 2A. So Q is the charge on the dipole and 2A is the separation between them. तो वहाँ पे ये चीजें आपकी कांस्टेंट है। लेकिन थीटा के बारे में थोड़ा आप आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पे थीटा वैरी कर सकता है। तो यू नो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा इज 1 एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप ये चीज यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ये 1 होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब डायपोल आपका इस ओरिएंटेशन में रखा होगा जिसमें 90 डिग्री बने, उस केस के अंदर आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो आप उसका आंसर उस तरीके से दे सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा आप कह सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा चांसेस कम है, लेकिन अगर आएगा तो इस तरीके से आप नहीं करेंगे, आप इस तरीके से करना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाएगा उस टाइम पे। तो आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर आपको मैं इसको दूसरे तरीके से कराने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टाइपोज के तरीके से कराने की कोशिश करूंगा। तो जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको 3 चार्जेस देंगे, एक यहाँ पे Q है, एक यहाँ पर Q है, एक -2Q है। ठीक है, तो जो -2Q चार्ज रखा है, Q चार्ज रखा है और Q चार्ज रखा है, इन तीनों की वजह से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के O पॉइंट पर, O इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उस पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्जेस एट द सेंट्रॉइड O। ठीक है, निकाल सकते हैं, वेरी इजी, बिकॉज आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R² होता है और उसके अंदर आप R सेपरेशन आप इंडिविजुअल्स का डालिए और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। बट आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा बिकॉज इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, इसकी वजह से भी आएगी, और तीनों की डायरेक्शन फिर आप ऐड करेंगे, कंपोनेंट्स करेंगे, थोड़ा टीडियस टास्क है। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। क्या करें कि यहाँ पर -2Q जो चार्ज रखा हुआ है ना, इसको लेट से -Q बोल सकते हैं बिकॉज -Q से ही -2Q बनेगा। तो मैं यहाँ पर इसको इस डायग्राम को थोड़ा नीचे आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने -2Q को -Q करके लिख दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि -Q और एक +Q है, मतलब -Q और +Q, एंड यू नो दैट कि जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं आप, डायपोल।
तो ये एक तरीके से डायपोल बन गया, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू एक डायपोल बन गया, ठीक है। सेम फॉर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो माइनस क्यू से प्लस क्यू एक और डायपोल बन गया, बिकॉज ये दो माइनस क्यू है तो आपको एक यहाँ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो ये दोनों मिलकर एक डायपोल, ये दोनों मिलकर एक डायपोल। अब थोड़ा आपको डायपोल के बारे में थोड़ा याद होना चाहिए कि डायपोल के लिए आपने एक्सियल पॉइंट पे निकाला, डायपोल के लिए आपने इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला, डायपोल के लिए आपने जनरल पॉइंट पे भी निकाल रखा है, तो इसलिए थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपके लिए यहाँ पर, और डायरेक्शन में पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं कि ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, या कोई जनरल पॉइंट है फॉर दीज डायपोल्स। पता है इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये एक जो केस बन रहा है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का बन रहा है, इसलिए थोड़ा इजी पड़ जाएगा, वरना ये जनरल पॉइंट बनता। जैसे मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो ये पॉइंट है ना O, इस O पॉइंट से किसी भी वर्टिसेस का डिस्टेंस जो होता है वो डिस्टेंस वो फिक्स होता है a/√3, ठीक है, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल ओनली। आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, नेट पे भी आप देख सकते हो, एंड बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, तो आप वो चेकआउट कर लेना, a/√3 होता है, ठीक है। मैं उसकी जरूरत नहीं मुझे इसमें, लेकिन फिर मैं आपको एक बार आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल फिक्स होता है। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है, किसी भी वर्टिसेस से आप अगर O पॉइंट से लाइन ऐसे डालते हो तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। जैसे अगर मैं यहाँ से ऐसे बनाऊंगा या फिर यहाँ से ऐसे बनाऊंगा तो 90 डिग्री बनेगा। तो मैंने जो ये 90 डिग्री वाले दो पॉइंट दिखा रखे हैं, ये वो दो पॉइंट है, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई है जो लाइन इसके पैरेलल है और O पॉइंट से जा रही है। एंड सेम मैंने इस वाले के लिए भी एक लाइन बनाई है, ये लाइन जो है ये लाइन इसके पैरेलल है। मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए किया है, क्योंकि देखिए कि ये माइनस क्यू से प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू से प्लस क्यू में अगर आप इस पॉइंट को देखें तो दिस पॉइंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंड ये बिल्कुल सेंटर पे पड़ रहा है, बिकॉज ये a/2 हो जाता है, ये a/2 हो जाता है, तो ये बिल्कुल सेंटर पे पड़ रहा है। तो ये पता है कौन से केस बन रहा है, दिस इज द केस ऑफ इक्विलेटरल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये एक तरीके से इस डायपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट का काम कर रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट का काम कर रहा है। और ये जो सेपरेशन है ना, बस आपका काम यही है कि आप इस सेपरेशन को एक तरीके से निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला आपने पहले से डिराइव कर रखा है, एंड इफ यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला ना, देन यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीस टू डायपोल्स एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं डिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं पहले देख लेता हूँ कि आपको पता है दिस इज a/2 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज √3 a/2। अब ये थोड़ा सा h² + p² + b² से निकाल लेंगे, क्योंकि आपकी a हो गई, a/2 हो गई, तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आप निकाल लीजिए, और या सिंपल आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, तो आप इसके बाद क्या करें, आपको ये वैल्यू मैंने जैसे बताई थी, ये वाली वैल्यू सेंटर से किसी भी वर्टिसेस तक का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज 2/3 ऑफ टोटल साइड, मतलब टोटल लेंथ, दैट इज a, तो 2/3 ऑफ a, ठीक है। नो सॉरी, 2/3 ऑफ दिस लाइन, दिस √3 a/2। तो आपको ये y वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन मेरे को y की नीड नहीं है, मेरे को सिर्फ x की नीड है। तो मैं इस x को कैसे निकालूंगा, मैं x को इधर उस मेथड से निकाल सकता हूँ कि y निकाल लो, फिर इसमें से माइनस कर लो। प्रीटी सिंपल, थोड़ा सा आप और आसान कर सकते हैं इसको। यहाँ से लाइन को जोड़ लीजिए, और ये लाइन जो है, ये लाइन की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, दैट इज a/√3, एंड ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, ये a/2, तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और सिंपल बता देता हूँ, देयर 2 और 3 स्टेप्स, आप कुछ किसी भी तरीके से करना चाहो उससे कर लीजिए। अभी जो अगर आप ये चीज देख रहे हैं कि ये 2/3 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना बचा होगा, किसी भी लाइन को अगर आप 2/3 बोल रहे हैं, 2/3 मीन्स इट्स सेकेंड पार्ट, मतलब अगर हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो 2 पार्ट को ऐड करके आएगा ना, दैट इज 2/3, ओके। तो बचा कितना होगा, 1/3। तो जो ये हिस्सा बचा है ना इस लाइन का, इतना हिस्सा, ये 1/3 है। तो मैंने क्या किया, मैंने x को लिखा, x इज 1/3 ऑफ √3 a/2, एंड अगर आप y को लिखना चाहते हैं ना, तो y लिखा जाता 2/3 ऑफ √3 a/2। तो x की वैल्यू आपकी ये आ गई। आप यहाँ से कैंसिलेशन कर लीजिए, ये कटेगा तो यहाँ पे नीचे √3 बचेगा, तो a/2 √3, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। आपको मीन्स ये x मिल गया, यही वैल्यू आपकी इतनी होगी इधर भी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये चीज पहले निकालनी थी, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी पता है, E is equals to kp/x² + a², ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है। तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें x क्या होता है, वो सेंटर से डिस्टेंस होता है। तो हमने सेंटर से डिस्टेंस निकाला है और ये वैल्यू यहाँ डल जाएगी, ये वैल्यू। बट आपको a को थोड़ा ध्यान रखना है,
अगर आपको याद होगा कि हमने डाइपोल पढ़ते टाइम पे हमने जो सेपरेशन लिया था ना, दैट सेपरेशन इज 2a, और यहाँ पर सेपरेशन देखिए, तो यहाँ पर सेपरेशन a है, तो डोंट डू दिस मिस्टेक कि वहां पर a लिखा है तो आप a डाल दीजिएगा, तो a नहीं डाल रहा है आपको, इस थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर ये 2a ना होकर a हो गया है तो आपके फॉर्मूले में a ना आकर a/2 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी a/2 एंड यहाँ पर x की वैल्यू डल जाएगी ये वाली, एंड सेम फॉर्मूले में बाकी सारी चीजें एज इट इज, e1 की वैल्यू आ जाएगी, e2 की वैल्यू भी आप देखेंगे kp/x² + a² पावर 3/2, ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी बिकॉज ये डिस्टेंस दोनों का a है एंड दिस x दोनों का सेम है एंड चार्जेस दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसलिए ना पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 = E2 = E' लिख दिया, और इसके बाद मैं थोड़ा इनकी डायरेक्शन के बारे में ध्यान देता हूँ, मेरे को एंगल भी थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इनको ऐड करना है। तो आप देखिए कि जो ये डाइपोल है -q से +q, इस डाइपोल के अंदर अगर आपको याद होगा कि हमने बताया था एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसके बराबर होती है, किसके पैरेलल होती है, डाइपोल मोमेंट के, तो हमने वहां पे बताया था। और इक्वेटोरियल पॉइंट के अंदर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है, मींस दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए ध्यान से, तो -q से +q अगर आप बात करें तो आपका डाइपोल की डायरेक्शन किधर जाएगी, इधर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, E2 जो डायरेक्शन होगी किसकी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी आपकी इस वाले डाइपोल मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहाँ पर, जो कि मैंने E2 लिख दिया है, ठीक है। अब सेम आप हेंस के लिए देख लीजिए, -q से +q, तो -q से +q ये डाइपोल की डायरेक्शन होगी, तो इससे अपोजिट डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मैंने जो E1 लिखा है ना, ये E1 इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसीलिए ना मैंने यहाँ पे डायग्राम में पहले ही सब कुछ बता देगा कि E1 और ये E2, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट और फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दिस E1 एंड E2, जो कि आप सिंपल मैथमेटिक्स से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ना 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बन रहा था, तो यहाँ पे 90 है एंड टोटल ना यहाँ पे 60 बनता है, आपको पता है ट्रायंगल में, और जो ये लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है, तो ये कितना बचा होगा 30, दिस इज 90, दिस इज 30, देन दिस विल बी 60, ठीक है। अब आपको ये भी दिख रहा है, ये पूरी लाइन, ये जो पूरा एंगल बन रहा है, दिस होल एंगल इज 90 एंड दिस इज 60, देन ये 30 बचा होगा आपका। और फिर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा एंगल जो है ये 90 है एंड दिस इज 30, देन दिस होल इज 60। देयर आर सेवरल मेथड्स थ्रू व्हिच यू कैन फाइंड दिस एंगल, कोई भी किधर से भी आप एंगल का मेजरमेंट कर लेंगे तो आपको 60 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने प्रीटी ऑब्वियस तरीके से बता दिया कि आप कैसे एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। तो E1 E2 आप यहाँ से निकाल लीजिए, और E1 E2 कुछ एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए √E1² + E2² + 2E1 E2 cos 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो मैंने E1² + E2² + 2E1 E2 cos 60 नहीं लगाया, तो जस्ट मैंने चेकआउट करने के लिए लगाया था कि आप एक बार इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जस्ट थर्ड वाली चीज फॉर्मूला में ऐड करें, E1² + E2² + 2E1 E2 cos 60 डिग्री, एंड बाय चांस दिस E1 एंड E2 आर कमिंग आउट टू बी सेम, तो आप ये देख सकते हैं। तो मैंने इसको E' कर दिया है, तो E1² का भी आप लिख दीजिए E'² + E'² प्लस 2E' cos 60 इज 1/2, तो 1/2 से 2 कट जाएगा, तो ये वैल्यू इधर बचेगा। आपको पता है E' + E'² + E'² इज √3 E', एंड E' की वैल्यू क्या है, E' की वैल्यू आपके पास है, जिसमें आप x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, a² एंड a की जगह क्या डाल देंगे आप, a/2, दैट विल मेक हिम a²/4, एंड वैल्यू के बाद आपका आंसर आ जाएगा √3 करके आएगा यहाँ पर, ठीक है, √3 आ जाएगा यहाँ पर, और ये वैल्यू पूरी आप एज इट इज, मतलब एज इट इज ये वैल्यू आ जाएगी, बस यहाँ पर आपका √3 बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी ऑफ दिस टॉपिक एंड previous topics, then you can comment me and ask each and every type of questions, and अगर वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर प्लेलिस्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, आई नीड योर सपोर्ट, एंड फ्यूचर वीडियोस के लिए आप थोड़ा बने रहें, चीजें देखें, और कुछ भी कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं जो भी आपको नीड है, जिस भी तरीके के आपको क्वेश्चंस के आपको नीड है, मैं आपके लिए उन चीज़ों को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट, बाय।